जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। तो इस वीडियो में साथियों हम देखेंगे रेलवे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। उसमें साथियों जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भूपर्पटी के जिस बिंदु से भूकंप के अंतर्गत तरंगों की शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन थे, तो चारों में से जो सही जवाब है उसका ऑप्शन नंबर 4 है, ऊपरी केंद्र। भूकंप की तरंगे जिस केंद्र बिंदु से शुरू होती हैं उसे ऊपरी केंद्र कहा जाता है। ऊपरी केंद्र सतह पर उस बिंदु को कहते हैं जो सीधे केंद्र बिंदु के ऊपर स्थित होता है। वहां पर भूकंप का पहला अनुभव होता है, मतलब जो ऊपरी केंद्र होता है वहां पर भूकंप का पहला अनुभव होता है। अगला साथियों यहाँ पर देखिएगा, अगला क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम संख्या में लोगों को रोजगार देता है। सेवाएं, विनिर्माण, प्राथमिक, उद्योग। प्राथमिक, भारत की 50% से अधिक आबादी कृषि तथा उससे संबंधित सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राथमिक। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, मांग का नियम। मांग का नियम निम्नलिखित में किसके बीच संबंधित है। आय और मांग की मात्रा, कीमत और वस्तु की पूर्ति, आय और वस्तु की कीमत, कीमत और वस्तु की मात्रा। सही जवाब है तीसरा, आय और वस्तु की कीमत। मांग का नियम बताता है कि यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहेंगे तो खरीदार कम कीमत पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है तथा उच्च कीमत पर वस्तुएं कम। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पाद शुल्क। चौथा प्रश्न क्या है, उत्पाद शुल्क निम्न में से किस पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क हमेशा वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पादन शुल्क का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में निर्मित तथा उपभोग किए गए जाने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता है। साथियों इस टेस्ट में साथियों हम 25 प्रश्न जो है वो लाएंगे और टोटल 75 प्रश्न है। यहाँ पे हम, ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट हम लाएंगे। सभी एक एक करके आप लोगों को देखना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी आने वाली सभी रेलवे की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है, सरकार का राजशाही रूप कैसे परिभाषित किया जाता है। तो सही जवाब इसका है, पीढ़ियों से एकल परिवार शासन से। 19वीं सदी तक राजशाही राजशाही सरकार का सबसे आम रूप था जिसमें एक परिवार पीढ़ियों तक शासन करता था। ठीक है, अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थानों या पीआरआई के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। सही जवाब है 18 वर्ष। 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका क्या है, संशोधित अधिनियम में प्रावधान के अनुसार पंचायत राज, तो यहाँ पे पहले ही बताया कि 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किस संशोधन अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं और संवैधानिक बनाया गया। तो सही जवाब इसका है 73वें या 73वें संवैधानिक, विकल्प नंबर यहाँ पर इसका है दूसरा। साथियों अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। 24 अप्रैल 1993 का ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम 1992 के द्वारा संशोधित दर्जा दिया गया। दिल्ली विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है। तो 70 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक सदनीय विधानसभा के निकाय है और इसके सदस्यों की कुल संख्या 70 है। ठीक है, और साथियों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें। चलो अगला प्रश्न साथियों है, नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के अंग क्या है। निम्नलिखित यहाँ पे चार ऑप्शन साथियों दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। जो सही जवाब है वो पहला ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये यहाँ पे है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 79वें के अनुसार जो है संसद में ऊपरी सदन राज्यसभा या निचले सदन लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नीति आयोग के अनुसार जो सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे अधिक किसान अनुकूल राज्य है। महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही जवाब है महाराष्ट्र।
कृषि बाजार और किसान अनुकूलन सुधारों के सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र को देश में सबसे अधिक किसानों के अनुकूल राज्य का दर्जा दिया गया, जो कृषि व्यापार में सुधार के संबंध में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब है इसका गुजरात साथियों, गुजरात। व्याख्या है यहाँ पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। भारत का यह एक इकलौता स्थान है जहां शेर पाए जाते हैं। यहाँ पर साथियों शेर मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर 12वां क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग पुनः, कि दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो धनात्मक विषम संख्या है, तो छोटी धनात्मक विषम संख्या बतानी आपको है। यहाँ पर हम यहाँ पे प्रश्न जो सॉल्व किया है, सबसे पहले अगर हम एक धनात्मक विषम संख्या x हो गई, दूसरी हमारी क्या होगी x+2 होगी, और इनका अंतर अगर निकालें तो x+2 और अंतर माइनस =14। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं साथियों। इसको देखो हम दो प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, x स्क्वायर, यहाँ पे 4+2 आएगा और इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर =40। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4x =36 और ये यहाँ पे x बराबर निकलेगा 9। तो x बराबर 9 निकला, इसमें कौन सी संख्या पूछ रहा है? छोटी, तो छोटी संख्या हमारी 9 ही निकल के यहाँ पे आ जाएगी। आप लोग प्रश्न में देख सकते हो साथियों, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न क्या यहाँ पर है? अगला प्रश्न है दो क्रमागत का योग 21 है। दो क्रमागत का योग 21 है और उनका अंतर 7 है। दो क्रमागत मान लो कि x + y, इनका योग 21 है और इन्हीं का अंतर जो है वो 7 है। ठीक है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो अभी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये अपने को बताना है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको हम कैंसिल करें तो 2x आएगा और ये 27 1 28, x बराबर निकल के आया 14। x बराबर कितना निकला? 14। तो 14 + y = 21 और y बराबर कितना निकलेगा? y बराबर देखो भाई कितना निकलेगा यहाँ पर, y बराबर इन्होंने तो 7 मान लिया, ठीक है, और अपना कितना निकलेगा वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो ये उधर जाएगा तो y बराबर निकल के आएगा 7, ये तो आएगा। तो अब अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालें तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, तो इसका अंतर आया 147। साथियों यहाँ पर आप लोगों के अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पुनः पूछ सकते हो। तो ये 147 निकल के आया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों इसमें देखिएगा, कह रहा है कि यदि √48 = 6.9 तो 123 √3/16 - 20 √16 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखे साथियों, इस प्रकार से अगर इसको हम लिखते हैं, इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं, ये वाला रूट साथियों यहीं तक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम इसको √3 से यहाँ पे क्या करेंगे 16 से ऊपर नीचे हमने गुणा करा दिया। देखो यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे यहाँ पर और जिसमें 16 है उसमें भी हमने गुणा कराया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर से √3 ये अपना बाहर निकलेगा तो नीचे क्या 48। हमने यहाँ पे 48 क्यों किया, सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 48 का मान दिया हुआ है, √48 का, इसीलिए हम 48 नीचे बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे निकला और ये भी अभी यहाँ पे 123 और 3 का मल्टीप्लाई हमने ये करा लिया, इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराया। √3 यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया और आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम लिखें एक बार तो 49 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से निकल के आया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें साथियों कौन सा सही निकला? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही रहेगा। चलो भाई अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजक में जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा या कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अंक आएगा, उसको आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले लुप्त संख्या हमने मान ली यक्स है। क्या है? यक्स है, तो 96 + x का ये वाला जो भी यहाँ पे संख्या है वो आ गया।
उस हिसाब से ये पूरा हमने समीकरण को इस प्रकार से लिखा। ठीक है, लिखने के बाद यहां पर क्या हुआ, 96 प्लस 2x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2x हो गया, 2x/3 प्लस 4। ये इस प्रकार से हमने सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये और ये बराबर करके हमने इस प्रकार से लिख लिया, और ये 96 इट इज रहेगा, और ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो 2x/3 इज इक्वल टू ये हो गया। 96 को हम इधर लाएंगे तो ये सिर्फ 4 बचेगा, और 2x/3, और नेक्स्ट लाइन से आपका क्या हो जाएगा, इसकी तिरछी गुणा अगर हम कराएं तो ये आपका आएगा 4 × 3/2, और बाद में यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 से 2, तो 2 × 3 करके अपना 6 निकल के आ गया। 6 ही अपना यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर 6 आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न साथियों यहाँ पे 2018 में ALP CBT 1 इसमें आया था, आप लोग उसको भी सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से मान लें कि 2.75 ये वाला जो पद है ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो A³ प्लस B³ ये वाला पद A³, ये B³ A² बटे B² AB बराबर प्लस B², ये फार्मूला बना। क्या होता है, A³ B³ इज इक्वल टू A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। इसमें से अपना क्या है कि ये वाला मान अगर हम यहाँ पे निकाल लें, इसको नीचे लाओ, और ये हमारा मान यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला इसके नीचे आएगा, तो हम इसका मान थोड़ा निकालेंगे कुछ, और उसके बाद हम A और B का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये मान निकल के यहाँ पर आएगा। तो A माइनस बी, A बराबर हमने क्या माना 2.75 और B बराबर क्या माना 2.25, इसको निकालेंगे तो 0.5 निकल के आएगा, 0.5 निकल के यहाँ पर आएगा बराबर। ओके, चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17वां कि 28.5 रुपए प्रति किलो चावल 36 रुपए प्रति किलो चावल के साथ मिक्स किया गया ताकि मिश्रण 35 रुपए प्रति केजी में बेचा जा सके। तो इसका रेशियो बताना है, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 2:13 आएगा, 2:13। इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट हम लोग एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। 18 नंबर क्या है कि एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या में कामिनी का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया तो और 5 छात्र परीक्षा में फेल हो गए, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या आएगी 55। इसका जो हल है वो इस प्रकार से है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर में आएगा ऊपर से कामिनी का स्थान, और प्लस में आएगा नीचे से कामिनी का स्थान, -1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर से 16, नीचे से 29, -1 बराबर आएगा 44। छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या क्या आएगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्लस भाग ना लेने वाले छात्रों की संख्या प्लस फेल होने वाले छात्रों की संख्या, ये सब हम जोड़ घटाना करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 55 आ जाएगा, 55। करेक्ट आंसर पहला रहेगा। सभी साथियों ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इनको रिवीजन जरूर करते रहे। हमारा यहाँ मकसद है कि इनको आप लोगों के सामने लाना है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बल्लीगंज से सियालदह तक जाती है तथा 30 किलोमीटर की औसत से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति का साथियों फार्मूला याद रखें हमेशा। अगर एक ट्रेन सेम डिस्टेंस को जाती है और सेम डिस्टेंस को वो वापस आती है, ठीक है, तो उसमें 2xy यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि एक x बराबर हम जाने का मान लेते हैं और y हम मान लेंगे वापस आने का। ये चाल है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 2x अपॉन x प्लस y, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सॉल्व हम कर सकते हैं। 20 + 30 ये हो जाएगा 50। तो ये यहाँ पे कितना निकल के आएगा साथियों, देखो 2 दूनी 4 3 12,
1200, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 50, ये कैंसल, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगा, एवरेज वेग, औसत वेग आपका। अगला प्रश्न है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा 10 घंटे। कैसे, आदमियों के द्वारा कुल काम किया, कुल जाने वाला कुल कार्य घंटों में अगर निकालें तो 15, 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं, और आदमी कितने हैं, दिन कितने हैं, 20, तो 15, यहाँ पे घंटा एक दिन में कितने काम किया और 20 दिन में पूरा किया, तो ये हो गया बराबर। अब 20 आदमियों द्वारा 12 दिन में काम करने के लिए गए घंटे, 12 दिन में अपने को अगर पूरा करना है तो सेम ये वाला घंटे वाला फार्मूला उठा लिया, और नीचे कितने, 12 दिन में करना है, तो 12 दिन में करना अपने को है। प्रतिदिन कितने घंटे हम निकालेंगे यहाँ पर, तो 10 घंटे यहाँ पे निकल के आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग है। रीजनिंग देखो साथियों, और केमिस्ट्री से रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के साथियों इसको हम लगाएंगे। केमिस्ट्री अक्षर, या केमिस्ट्री अक्षर के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है जिसमें स्वर एक साथ हो, स्वर एक साथ हो, मतलब स्वर क्या होता है कि इसमें एक ई है और एक आई है, बाकी यहाँ पे अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे टोटल अक्षर हुए, और दो यहाँ पे 9 में से 2 निकालेंगे पहले, तो कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 ये जो 2 थे वो मिलके बना लिया एक, क्या बनाया, एक, तो ये टोटल अक्षर कितने हुए, 8, टोटल अक्षर कितने हुए, 8 हुए साथियों, बराबर। और वोवेल कितने थे, 2, तो 2 का 1 हो गया। इस प्रकार से इसको हम पहले लिखें, ठीक है, 7 1 8, इन अक्षरों को हम 8 तरीकों से लिख सकते हैं। लेकिन 2 स्वर हैं, 2 स्वर को हम कितने अक्षरों से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से, या तो एक इधर या तो इधर, जैसे क्या है, ई और आई ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए ई ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे पास टोटल क्या है कि एफ 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब साथियों इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 मतलब होता है 8 7 6 5 4 3 2 1, इंटू 2 का 2 इंटू 1। अब इस सबको हम गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराने के बाद ये वाला आंसर आएगा कितना, 80,640। ये आप लोग गुणा साथियों करा लेना, 80,640 एक नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमें। अगला प्रश्न क्या कह रहा साथियों, एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा जो है आप लोगों को बताना है किसके बराबर है। ये जो है 0 के बराबर अपने को लाना नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर होगा ये, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है साथियों, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे बराबर, और फिर इसकी हम अंदर गुणा कराना चालू करेंगे। देखो यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ये किया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये कर लिया प्लस, अच्छा ओके, सभी में एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया बराबर। अब अगर हम x प्लस वाई जेड जोड़ेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि हमने हर एक पद में ऐसा किया है साथियों, ठीक है। तो अब हमने इस पूरी समीकरण को जो हम सॉल्व करेंगे साथियों, तो उसका मान हमारा आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान कितना है, 0, ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर ये क्या है, दिया हुआ है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका साथियों, और एक बार सॉल्व आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर इस पीडीएफ को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। अगला प्रश्न 23 नंबर है साथियों। सभी प्रश्न साथियों एएलपी से रिलेटेड है, एएलपी के सीबीटी फर्स्ट, इससे हमने लिए हैं, जो कि 2018 का ये पेपर है, ठीक है। ओके, कह रहा किसी त्रिभुज एबीसी की रेखा बीसी दिशाओं में फैली हुई तथा दो बहिष्कोण के माप क्रमशः 40, अब यहाँ पे एक साथियों हट गया है, तो वहां पे आएगा 180, कितना, सॉरी 160, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, वो मिस प्रिंट है बराबर, तो उसको भी आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 180
माइनस 160, 160 तो ये डिग्री कितना आएगा 20 आएगा। अब देखो 20 का क्या, ये अगर 90 है इधर तो ये भी 90 इधर होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 90 प्लस 20 तो ये बनता है 110। कितना बनेगा 110 बनेगा। अब ये तीनों ये और ये इन तीनों का योग होता है 180। तो 180 से अगर 110 घटाए तो कितना आता है 70 आता है। कितना आता है 70 आता है। तो 70 इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है साथियों। तो ये यहाँ पे 70 आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमें। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे ब्लड रिलेशन से है कि एक चित्र की ओर इंगित करते हुए रमन ने कहा कि वह मेरे दादा, रमन ये है, ठीक है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। दादा ये रहे और दादा के इकलौते पुत्र आ गए तो मतलब पिता हो गए। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते दादा के पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। रमन चित्र में दर्शाई गई महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री तो क्या हुआ, वो उससे भाई है। दोनों का रिश्ता भाई और बहन का हो गया। ठीक है, चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर देखें। ये हमारा यहाँ पर पहला सेशन था, भाग 1 इसको हम मान लेंगे। हम यहाँ पे 3 भाग इसके लाएंगे 25-25 क्वेश्चन के। ठीक है साथियों, एक कंपनी लगातार 11 वर्ष का औसत राजस्व 81 लाख है। यदि प्रथम 6 वर्ष का औसत राजस्व 73.5 लाख हो तो छठे वर्ष का राजस्व बताना है। 11 वर्ष का कुल देखो भाई कितना, 81 लाख के हिसाब से 891। प्रथम 6 वर्ष का 6 ये हो गया। ठीक है, अंतिम 6 वर्ष का कुल राजस्व, अंतिम का भी यहाँ पे हमने निकाल लिया 6 इंटू 87.5, 87.5 कैसे साथियों आया इसको भी आप लोग जान ले। छठे वर्ष का राजस्व, छठे वर्ष का राजस्व क्या हो गया 525 प्लस 441 माइनस 891, यहाँ पे छठे वर्ष में आया 75 लाख रुपया। 75 लाख साथियों, यहाँ पर सब पूरी संख्या जो है वो लाख में है। साथियों यह सेशन अच्छा लगा हो, और कुछ यहाँ पर क्या है कि काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ समझाने में अगर कोई भी आप लोगों को त्रुटि लगती है तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे पहले ही दे रखा है, वहां पे देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे अगर समझने में दिक्कत है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जो समझ में नहीं आए होंगे साथियों, तो सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को पुनः जानना है तो हम उसका वीडियो भी बनाएंगे साथियों, और आप लोगों को पूरी तरीके से समझाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इस सेशन को साथियों अपने एएलपी वाले साथियों के साथ जरूर साझा करें ताकि अपना परिवार जो है थोड़ा बड़ा हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।